अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम गीगर मुलर काउंटर के बाद एक नए डिटेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम रेडिएशन डिटेक्टर्स की बात कर रहे हैं। दो डिटेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या है। हम ये भी देख चुके हैं कि गीगर मुलर काउंटर क्या है। गीगर मुलर काउंटर को काउंटर क्यों कहते हैं, हमने ये भी अपनी प्रीवियस डिस्कशंस में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पे। हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को आखिर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्यों कहते हैं, जैसे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में क्लाउड का जिक्र क्यों किया गया था, गीगर मुलर काउंटर में से काउंटर क्यों कहते हैं, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्यों कहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और एंड पे थोड़े से पॉइंट्स में इसका कंपैरिजन गीगर मुलर काउंटर के साथ भी करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बगैर किसी ताखीर के चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की जाने। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर बात करते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पे। जिस तरह से मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि इसे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट में जो डिटेक्टर है वो वर्क कर रहा है। यानी कि अगर आप इससे पीछे आए तो आपने एक क्लाउड चैम्बर देखा था। क्लाउड चैम्बर को क्लाउड चैम्बर इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें जब रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जाता था तो इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड एक पैटर्न ट्रैक का आपके पास आता था कि कहाँ से रेडिएशन गुजर रही है। फिर गीगर मुलर काउंटर आपने देखा, वो गैसियस स्टेट में ऑपरेट होता है। यानी कि उसमें गैसेस हैं जिनकी आयनाइजेशन से आप रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है क्योंकि इसमें जो डिटेक्टर है वो बजाते खुद सॉलिड स्टेट में रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक खास किस्म की पीएन जंक्शन है। अगर मैं ये कहूँ कि चैप्टर नंबर 19 में पढ़े गए फोटो डायोड की तरह हमारा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर काम करता है तो ये गलत नहीं है। तो चलिए फिर इसी बात को मैं नोट की सूरत में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात लिख देता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात को यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट की सूरत में लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या है? दिस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज सिमिलर टू फोटो डायोड। ये फोटो डायोड के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, उसके बहुत ज़्यादा करीब है। कैसे? स्टूडेंट्स रिकॉल करें, फोटो डायोड क्या थी? आपने फोटो डायोड के बारे में ये पढ़ा था कि फोटो डायोड इज द पीएन जंक्शन ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस। अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह की डायग्राम थी आपके पास बुक में कि ये एक पीएन जंक्शन है, इसे आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के नेगेटिव के साथ और इसे आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। जैसे इस फोटो डायोड पे लाइट फॉल करती थी डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट की वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो करवाना शुरू कर देती थी। जब तक कि इसमें लाइट फॉल नहीं कर रही, सर्किट में रिवर्स बायसिंग की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। आप जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में जो पीएन जंक्शन है वो एज अ इंसुलेटर एक्ट करती है, उसमें से कंडक्शन नहीं हो सकती। सो जब तक रिवर्स बाइस ये पीएन जंक्शन फोटो डायोड में रहती थी, कोई करंट सर्किट से फ्लो नहीं करता था। जैसे इस पे रेडिएशन या लाइट फॉल करती, लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते और सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू कर देता था। बेसिकली आपने पढ़ा भी यही था कि फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यही कुछ समझ लें कि फोटो डायोड थोड़ी सी तरह के स्पेशल हो जाए तो वो अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करने के काबिल बनाई जा सकती है, और इसी को हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर काम कैसे करता है, चलें मेरे साथ समझते हैं। फिर हम इस लेक्चर के एंड पे कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को किसी तौर पे जीएम काउंटर यानी गीगर मुलर काउंटर के साथ भी कंपेयर करें। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही थिन एन टाइप रीजन है और थिक पी टाइप रीजन है। स्टूडेंट्स, एन टाइप रीजन इतना थिन है कि एन टाइप रीजन और साथ जो मिलने वाला डिप्लीशन रीजन है वो इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे ये डिप्लीशन रीजन या जो पोटेंशियल बैरियर है वो सरफेस के ऊपर ही बना हो।
यानी कि ये जो एन टाइप रीजन है इसलिए इतना थिन रखा जाता है ताकि जब इस पर रेडिएशन फॉल करे डियर स्टूडेंट्स तो ये रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर दे और रेडिएशन इसमें से होती हुई डिप्लीशन रीजन तक आ सके। तो बहुत थिन इसकी थिकनेस रखी जाती है। साथ ही डियर स्टूडेंट्स ये जो डिप्लीशन रीजन है ये सरफेस के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे बन रहा है। स्टूडेंट्स चलें इससे आगे चलें, इसके बाद क्या होता है अगर आप देखें तो ये जो एन टाइप रीजन है दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड पी टाइप रीजन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पीएन जंक्शन जो यहाँ पर है ये एक रिवर्स बाइस स्टेट में काम कर रही है और यहाँ पे इसको काम करने के लिए इसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जो वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं वो 50 वोल्ट्स हैं डियर स्टूडेंट। साथ ही जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे डिटेक्ट करने के लिए उसे एक स्केलर यूनिट के साथ जोड़ा गया। स्केलर यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्केलर यूनिट वो यूनिट है जहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एम्पलीफाई होकर रजिस्टर हो जाएगा, यानी करंट एम्पलीफाई होकर रिकॉर्ड हो जाएगा और हमें आउटपुट में रेडिएशन की एनर्जी या इंटेंसिटी का पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन है और किस इंटेंसिटी के साथ आ रही है। स्टूडेंट्स ये तो थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फोटो डायोड में नहीं थी, इसमें थी, इसमें है। वो क्या है जी डियर स्टूडेंट्स? वो ये है कि इसमें जो ऊपर और नीचे वाली साइड पे पी और एन टाइप रीजन में गोल्ड फॉइल्स लगे हुए हैं। गोल्ड फॉइल्स का क्या मकसद है स्टूडेंट्स? गोल्ड फॉइल्स का मकसद यहाँ पर ये है कि कंडक्शन को बेहतरीन बनाया जा सके। आप जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। थोड़ा सा करंट भी अगर प्रोड्यूस हो गया वीक से वीक रेडिएशन के फॉल करने पर भी वो करंट भी कंडक्ट होकर स्केलर यूनिट तक चला जाएगा। सो कंडक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए कहीं पर जॉइंट्स पर कनेक्शंस पर करंट हाई रेजिस्टेंस की वजह से कम ना हो जाए, इस चीज से बचने के लिए जो कनेक्शंस हैं सरफेस की टॉप और बॉटम पे वो गोल्ड फॉइल्स के किए जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की वर्किंग होती कैसे, आपने कंस्ट्रक्शन तो देख ली। अब जब भी इस पे अल्फा बीटा या गामा जो भी रेडिएशन फॉल करेगी, जिस तरह से मैंने बताया कि डियर स्टूडेंट्स इसकी एन टाइप रीजन की थिकनेस बहुत कम है, तो वो रेडिएशन जो उसके टॉप पे फॉल कर रही है वो सीधा डिप्लीशन रीजन तक आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स इसकी जो एन टाइप रीजन की थिकनेस है वो इस कदर कम है कि इसे सरफेस बैरियर टाइप पीएन जंक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा है, जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है वो ऐसा लगता है जैसे सरफेस के ऊपर ही है। तो जब रेडिएशन इस पे फॉल करेगी एन टाइप पे, तो एन टाइप की थिकनेस बहुत कम होने की वजह से वो रेडिएशन इस एन टाइप में से होती हुई डियर स्टूडेंट्स इस डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाएगी। जब डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेगी तो डिप्लीशन रीजन पर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये देखिए गौर से, डिप्लीशन रीजन बेसिकली काम कैसे करता है इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जरा दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। डिप्लीशन रीजन डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का होता है कि एन टाइप वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव आइंस मौजूद होते हैं, और पी टाइप वाली साइड पे नेगेटिव आइंस मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स ये आइंस तो हैं लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कोई नहीं है। ये आइंस इस तरह से मौजूद है कि जब ये पीएन जंक्शन बनी होगी एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पीएन जंक्शन, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके डिफ्यूज होके पी टाइप में आए होंगे और पी टाइप के होल्स को कैप्चर कर लिया होगा, पी टाइप के होल्स को फिल कर दिया होगा। तो लिहाजा पी टाइप वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स के आने से नेगेटिव चार्ज आ गया और एन टाइप वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स के चले जाने से पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स तमाम बॉन्ड्स फिल्ड होंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा। अब आप यहाँ पर ये बात समझ चुके हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है क्योंकि ये एन टाइप वाली साइड है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है क्योंकि ये पी टाइप वाली साइड है। स्टूडेंट्स जब इस पे लाइट फॉल करेगी तो बॉन्ड्स टूटना शुरू होंगे। आप जानते हैं कि जो लाइट है ये जो रेडिएशन है एनर्जी कैरी करती हैं। जब रेडिएशंस, मैंने लाइट इसलिए बोला क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी गामा की भी बात कर रहे हैं, तो जब भी रेडिएशंस अपनी एनर्जी के साथ इस
जंक्शन पे इस डिप्लीशन रीजन पे फॉल करेंगे, दे विल ब्रेक द बॉन्ड्स। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, बॉन्ड्स के टूटने से, ये देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के हर तरफ अब सिलिकॉन ही मौजूद है, तमाम बॉन्ड्स कंप्लीटली फिल्ड हैं डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं। सो मैं यहां पर इन बॉन्ड्स को हाईलाइट करने के लिए जरा सर्कल में बंद कर देता हूं। जब भी इस पे रेडिएशन फॉल करेगी, या आप कह दीजिए हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स फॉल करेंगे, these particles will break these bonds, and when these bonds will be broken, dear students, what will happen, क्या होगा, चलिए देख लेते हैं दोबारा से ड्रॉ करके। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो ये बॉन्ड ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ रेडिएशन की वजह से तोड़ चुका है, जब बॉन्ड तोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डियर स्टूडेंट्स फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा से मुराद क्या है, यहाँ पर एक होल छोड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के टूटने से निकल गया। इसी तरह इसके ऊपर जो सिलिकॉन था उसका इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड टूटने की वजह से फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे होल रह गया। और चूंकि इसी बॉन्ड पे रेडिएशन फॉल की थी तो इसी बॉन्ड की ब्रेकेज हुई और बाकी बॉन्ड्स आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इंटैक्ट हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन फॉल करेगी उतने ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, उतने ज़्यादा होल्स बनते जाएंगे। सो रेडिएशन के फॉल करने से इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा और एक होल जनरेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता हुआ एन टाइप रीजन में चला जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन टाइप रीजन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही एन टाइप रीजन में बहुत ज़्यादा हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो एन टाइप रीजन में वैसे ही मेजॉरिटी चार्जेस हैं। अब जैसे ही इस डिप्लीशन रीजन से एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप रीजन में दाखिल हुआ होगा तो डियर स्टूडेंट्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कनेक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ सर्किट में आ जाएगा। सर्किट में आएगा, इस रेजिस्टेंस में से जैसे ही पास करेगा तो एम्पलीफायर इस करंट को एम्पलीफाई करके स्केलर पे डिटेक्ट करवा देगा। तो आपने देखा कि कैसे रेडिएशन फॉल की, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन के होल पेयर जनरेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में चले गए। उससे हमारे इस सर्किट में एक माइनर सा करंट फ्लो करता है डियर स्टूडेंट्स। ये जो माइनर सा करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है, एम्पलीफायर इसे एम्पलीफाई कर देगा और स्केलर इस आउटपुट करंट को रजिस्टर कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रेडिएशन फॉल की है। स्टूडेंट्स, अब एक और फायदे की बात यह है कि इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए आपको 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार है। यानी कि अगर सिर्फ 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी डिप्लीशन रीजन पर फॉल कर जाए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकता है और करंट डिटेक्ट हो सकता है इस एम्पलीफायर पर एम्पलीफाई होने के बाद। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी कम एनर्जी की रेडिएशन भी करंट प्रोड्यूस करवा सकती है, कितनी कम एनर्जी की रेडिएशन भी डिटेक्ट हो सकती है डियर स्टूडेंट्स इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस एनर्जी वाली रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए फिर सारी बात को ज़रा पॉइंट्स की सूरत में हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग क्या होगी, चलिए जी बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। हमने कहा कि इसमें हमारे पास बहुत थिन एन टाइप रीजन है, तो इतना थिन है कि ये सरफेस बैरियर टाइप पीएन जंक्शन है। सो व्हेन द रेडिएशन will fall on
this surface barrier type PN junction which is reversed biased will produce electron hole pair. तो हमने क्या सीखा? When the radiation will fall on the surface barrier type PN junction which is reverse biased, यानी कि हमने यहाँ पे भी बता दी कि जो ऑलरेडी पहले रिवर्स बाइस कंडीशन में कनेक्टेड है विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन होल पेयर. सो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा. और ये स्टूडेंट्स जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और होल अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में चले जाएंगे और फिर वहां से होते हुए सर्किट में से करंट की सूरत में फ्लो करेंगे. तो चलिए फिर इसी बात को भी लिख देते हैं. These electrons and holes will move toward their respective regions. अपने रिस्पेक्टिव अपने अपने रीजन्स की तरफ चले जाएंगे और उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट सर्किट में फ्लो कर जाएगा एंड द करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आर और फिर आर रेजिस्टेंस में से एक करंट फ्लो कर जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स जब ये करंट इस रेजिस्टेंस आर में से फ्लो कर जाएगा जो एम्पलीफायर है इस करंट को एम्पलीफाई करेगा और स्केलर इसे रजिस्टर कर लेगा. चलिए इस पॉइंट को पे लिख लेते हैं. दिस करंट will be amplified by the amplifier and just registered by स्केलर और स्केलर इस करंट को रजिस्टर कर लेगा. तो डियर स्टूडेंट्स इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो रेडिएशन है वो हमें डिटेक्ट हो जाएगी. अब दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे बताई कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी एनफ है. तो अब हम इसी पॉइंट को पे लिख देते हैं. एनर्जी as low as 3 to 4 electron volt is even enough for producing electron hole pair. तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? इतनी कम एनर्जी की रेडिएशन भी डिटेक्ट हो सकती है. सो लो एनर्जी रेडिएशंस कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड. तो इससे लो एनर्जी की रेडिएशंस भी डिटेक्ट हो सकती है डियर स्टूडेंट्स. और इंटरेस्टिंग बात और ये भी है कि ये जो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ सर्किट में से जाएगा और एम्पलीफायर करके स्केलर को जो भेजेगा, इस सारे प्रोसेस में वक्त भी बहुत कम लगता है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कलेक्शन टाइम है, यानी जो करंट का फ्लो करने का टाइम है सर्किट में से, वो बहुत कम है. तो इसका डेड टाइम भी जीएम काउंटर से बहुत कम होगा. सो डियर स्टूडेंट्स
इसका डेड टाइम एक्चुअली वाकई जीएम काउंटर से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो ये फास्ट काउंटिंग के लिए भी प्रेफर किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है इज लो। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि इट इज इवन सूटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर बातों को लिखने के लिए हम चलते हैं अगले लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इसी बात को अपने 7th पॉइंट में हम लिख देते हैं, इट इज सूटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग्स एज वेल। सो इट इज ऑल्सो गुड फॉर फास्ट काउंटिंग्स या फास्ट डिटेक्शंस। ज़्यादा फास्ट अगर डिटेक्शंस हैं, अगर फास्ट काउंट करनी है रेडिएशन, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। स्टूडेंट्स, इससे एक और बहुत अहम बात आपको जो ज़रूरी है बतानी, वो भी ज़रा समझ लें। देखिए, जो करंट इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा, जिस करंट को एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करना है और स्केलर ने डिटेक्ट करना है या स्केलर ने रजिस्टर करना है, वो आने वाली रेडिएशन की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे वो आने वाली रेडिएशंस करेंगी। अगर तो आने वाली रेडिएशंस लेस एनर्जी की हैं, वीक हैं, तो ज़ाहिर है बॉन्ड्स भी कम ब्रेक करेंगी, कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और वीक पल्स ऑफ करंट सर्किट से पास करेगी। लेकिन अगर जो आने वाली रेडिएशन है वो हाईली एनर्जेटिक हुई, तो डियर स्टूडेंट्स वो एक दो नहीं बल्कि ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करेगी। ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करने से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर ज़्यादा जनरेट होंगे और सर्किट में से गुजरने वाली करंट की जो पल्स है वो भी स्ट्रॉन्गर होगी। यानी जो करंट की जो पल्स है उसका मैग्नीट्यूड देख के आप आने वाली एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पल्स हायर हुआ तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन भी हायर होगी। अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कम हुआ तो रेडिएशन की एनर्जी भी कम होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो चलिए इसी पॉइंट को यहां पे लिख देते हैं। Energy of the radiation, energy of radiation is directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पल्स ऑफ द करंट। सो अगर तो आने वाली रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा हुई तो डियर स्टूडेंट्स जो पल्स ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी वो भी स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस होगी, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इसका फायदा ये होगा कि हम जो आने वाली एनर्जी है, जो आने वाली रेडिएशन है, उसकी एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, we can differentiate the radiation on the basis of their energy। हम एनर्जी की बुनियाद पे भी रेडिएशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो काम हम जीएम काउंटर में, गीगर मुलर काउंटर में नहीं कर सकते थे। वहाँ पे एनर्जी की बुनियाद पे डिफरेंट रेडिएशंस को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट वही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको काम करने के लिए सिर्फ 50 वोल्ट्स का पोटेंशियल दरकार है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ जीएम काउंटर में
400 to 450 वोल्ट्स का पोटेंशियल नियॉन के लिए दरकार होता था और आर्गॉन के लिए अप टू 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट्स का पोटेंशियल रिक्वायर्ड था। सो इसके लिए जो वर्किंग पोटेंशियल्स हैं वो भी बहुत कम है। सो रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर ऑपरेशन इज वेरी लेस, बहुत कम है, सिर्फ 50 वोल्ट्स तक के पोटेंशियल पर भी ये काम कर सकता है। तो इन सारी बातों से फिर ये बात साबित होती है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज मच बेटर डिटेक्टर एज कंपेयर टू ऑल। छोटा सा है, हैंडी है, इसे कैरी किया जा सकता है, पोर्टेबल है, तो इसे किसी भी जगह पे ले जाकर जहां हमें ये शक हो कि रेडिएशंस मौजूद हैं, रेडिएशंस डिटेक्ट की जा सकती, ना सिर्फ रेडिएशन डिटेक्ट की जा सकती हैं बल्कि रेडिएशंस को उनकी एनर्जी के एतबार से डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला शख्स होगा उसे पता चल जाएगा ये वीक एनर्जी की रेडिएशन हैं या ये हाई एनर्जी की रेडिएशन हैं, और इवन 3 से 4 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट तक की एनर्जी वाली रेडिएशंस भी इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर से डिटेक्ट की जा सकती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने लेक्चर में जो वर्किंग ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर समझी है आपने वो भी अच्छे से समझ ली होगी, और साथ ही जो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन विद जीएम काउंटर किया है वो भी आपने समझा होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, आपसे मैं मुलाकात करूँगा आने वाले अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।